ज्वाइन करने में इतना टाइम लगाते हैं, बोल दिया सब ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अभी लास्ट हमने क्या डिस्कस किया? अभी टोटल प्रोडक्शन हो गया, सॉरी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे और एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे इसका क्या कहते हैं, यूनिट्स ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप लेंगे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तीनों चीज़ें आप ले लेंगे इसकी वाई एक्सिस पर, और उसके बाद इसका भी कर्व जिसका हमने बनाया था उस तरह इसका आप कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट। Real cost and nominal cost. Real cost refer to those payments which are made to factors of production in rendering their services. रियल कॉस्ट वो पेमेंट होती है जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट पे कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, हमने डिस्कस किए थे 4 मेन फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड को आप क्या पे, ये इनपुट फैक्टर हैं, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकी सर्विसेज के अगेंस्ट आप क्या पे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे कि हम लैंड को पे करते हैं रेंट, लेबर को पे करते हैं वेज यानी वेजेस, कैपिटल को पे करते हैं इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो आपने पेमेंट की है, दीज पेमेंट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। जो पेमेंट्स हुई हैं ये कहलाती हैं आपकी real cost. Real cost is estimated in terms of the pain and sacrifices of labor. लेबर ने जो सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, जो मुश्किलात उठाई हैं, ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट जो उनको पेमेंट की है आपने, वो कहलाती है रियल कॉस्ट। ठीक है, रियल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट इज द मनी कॉस्ट, expenses of production incurred on various input or of production. नॉमिनल कॉस्ट, उसके अलावा जो आपने एक्सपेंडिचर पे किए हैं वो आते हैं नॉमिनल कॉस्ट के अंदर। आपने वेजेस पे की, आपने रेंट पे कर दिया, आपने जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रॉफिट पे कर दिया, वो तो हो गया रियल। ठीक है, अब आपने डेप्रिसिएशन पे किया, आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए, ठीक है, आपने सैलरी पे की, आपने बैड डेट्स पे की, या बैड डेट्स के एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अलावा रियल कॉस्ट के अलावा जो अदर एक्सपेंस है वो कहलाते हैं आपके नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, तो रियल कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द पेड आउट कॉस्ट। वो कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट? जो आप पे कर रहे होते हैं। दीज आर द पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज परचेज और हायर्ड बाय द फर्म। यानी वो पेमेंट जो आज इसके अगेंस्ट आपने
रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनको परचेज किया है, या आपने हायर किया है, फर्म ने हायर किया है, जो आप उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दीज इंक्लूड वेजेस, वेजेस पेड टू लेबर्स, लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हैं। रेंट पेड फॉर द प्रेमिसेस, आप प्रेमिसेस के लिए जो है आप क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। पेमेंट मेड फॉर द रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट की है। पेमेंट इनटू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन के लिए आपने पेमेंट की है। पेमेंट इनटू डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है। यानी तमाम कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हैं वो सब क्या करेंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे जो आपने पे किए, तो क्या कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कहाँ से आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात होगी, ठीक है। तो जो भी आपने पे किए हैं, डेप्रिसिएशन पे किया है, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच explicit costs are those cash payments which firms make to the outsider for their service and goods। जो आउटसाइडर को आपने पे किए हैं, बाहर पे किए हैं। एक्सप्लिसिट मीन्स जो आपने आउटसाइडर को फर्म के बाहर पे किए हैं, वो आपने वेजेस पे किया है, रेंट पे किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट की है, आपने प्रीमियम पे किया है, ठीक है। जो भी आपने आउटसाइडर को पे किया है वो कहलाती है आपकी explicit cost। These costs appear in the accounting record of the firm, और ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ऐड होती है या इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आती है। ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म्स रिसोर्सेस। The opportunity cost equal to what a firm must give up in order to use factors which is neither purchases nor hires. These costs do not appear in the accounting record of the firm. The sum of explicit cost and implicit cost constitute the total cost of production of a commodity। Implicit cost को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, बेस्ट जो ऑप्शन था आपने वो छोड़ दिया, वो आपने परचेज नहीं किया, ठीक है। और वो कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसमें नहीं आती, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं आती। जब आपने खर्च ही नहीं किया तो कहाँ से आएगी। The sum of explicit cost and implicit cost constitutes the total cost of production of a commodity। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी की बात की। इकोनॉमिक्स में हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेटिव और ट्रांसफर कॉस्ट। The concept of opportunity cost is the most important concept in the economic theory। इकोनॉमिक थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In the simplest terms, opportunity cost of a decision may be defined as the cost of next best alternative sacrificed in order to take the decision। आपने डिसीजन लेने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको सेक्रीफाइस कर, जैसे कि एक मिसाल दी थी हमने लास्ट टाइम भी कि आप जो है, आपके पास जो है एक अमाउंट है, ठीक है। समझे आपके पास है 40,000 रुपीज,
अब आप 40,000 रुपीज़ में या तो मोबाइल परचेज कर लें, ठीक है, या फिर आप बोल रही मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप ले लें। 40,000 में मोबाइल भी आ जाएगा, 40,000 में लैपटॉप भी आ जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। आपने क्या किया, आपने 40,000 का क्या ले लिया, मोबाइल ले लिया। अगर आपने 40,000 का मोबाइल लिया है तो ये आपकी कहलाती है अकाउंटिंग कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाती, इसलिए कि आपने सेक्रीफाइस थोड़ी किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड, जो आपने इसके अलावा ऑल्टरनेटिव था उसको सेक्रीफाइस किया, वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इस मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लैपटॉप है जो आपने छोड़ दिया, वो लैपटॉप जो आपने नहीं लिया, मोबाइल ले लिया आपने, तो आपने मोबाइल जो खरीद लिया ये कहलाती है इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट होती है और अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। ये मोबाइल जो खरीदा है ये एक्सपेंस हो गया सबने, ये आपने आउटसाइडर को पे किया है ना, इसकी पेमेंट की, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसकी, इस मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लैपटॉप जो आपने नहीं खरीदा, वो कहलाती है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोले नहीं सर मैं ना लैपटॉप खरीद ही नहीं रहा था, मैं तो एक बिजनेस में लगा रहा था, एक छोटा सा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे थे, इनिशिएट ले रहे थे, उसमें लगा रहे थे 40,000 रुपीज। तो ठीक है, फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बिजनेस हो गया, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, इसलिए कि आपने मोबाइल खरीद लिया 40,000 का, आपने 40,000 का मोबाइल परचेज कर लिया, इस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने नहीं की, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, if with a sum of rupees 2,000 a producer can produce a bicycle or a radio set and decided to produce a radio set, वो बाईसाइकिल परचेज कर लेता है, रेडियो सेट जो है वो प्रोड्यूस कर लेता। तो उसने क्या किया, उसने रेडियो सेट बना लिया, प्रोड्यूस करने का फैसला ले लिया कि रेडियो सेट बनाऊंगा, मैं रेडियो बनाऊंगा। रेडियो अब आज के दौर में कौन सुनता है, मगर उसने फैसला ले लिया कि मैं रेडियो बनाऊंगा। इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेडियो इज सेट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल दैट ही हैज सेक्रीफाइस्ड। तो रेडियो सेट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल जो आपने नहीं बनाई, नहीं खरीदी, ठीक है। या तो आप बाईसाइकिल प्रोड्यूस कर लेते या रेडियो सेट बना लेते, आपने क्या किया, रेडियो सेट बना लिया उसका, उस लिमिटेड रिसोर्सेस का। जब आपने वो लिमिटेड रिसोर्सेस रेडियो पर लगा दिए तो फिर आप बाईसाइकिल तो नहीं बना सकते, आपने तमाम रिसोर्सेज रेडियो पे लगा दी। तो वो जो बाईसाइकिल है वो आपको क्या है, वो उसकी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपने सेक्रीफाइस कर दी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, अभी बताया आपको, दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड अ मनी पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आप मनी पेमेंट कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर्ड अ मनी पेमेंट, आपने मनी पेमेंट नहीं करनी है इम्प्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपने पेमेंट थोड़ी की है, आपने क्या कहते हैं बाईसाइकिल तो नहीं बनाई, तो आपने पेमेंट बाईसाइकिल पे तो नहीं की, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आप पे कर रहे होते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप पे नहीं करते, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप पेमेंट नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक समझे तीनों जो कॉन्सेप्ट थे उनको यहाँ पे समराइज कर दिया गया। ठीक है, पॉइंट नोट कर लें, फिर जैसे ही मीटिंग का लास्ट वो आ जाएंगे 5 मिनट्स, मैं फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो आप सेंड कर दें चैट में, फिर मैं आखिर में देख लूँगा उसको, तो एक साथ ही उसको ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा कॉस्ट भी क्लियर हो गया। अब आ गए हम रेवेन्यू। रेवेन्यू, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर यूज ऑफ कैपिटल और एसेट्स। ठीक है, आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, किस लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्स करने के बाद जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप सॉरी जनरेट कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू। और एनी अदर यूज ऑफ कैपिटल और एसेट्स, या फिर आप अपने कैपिटल और एसेट्स को क्या कहते हैं यूटिलाइज करने के बाद जो जनरेट करें, वो भी आपकी रेवेन्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलें कि भाई मैं जो हूँ सेल्स कर रहा हूँ अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि इस वक्त जो है मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है, या कोई आपको लैपटॉप सेल कर रहा है, ये गुड्स सेल हो गई। और डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है तो सर्विसेज हो गई। इसके अगेंस्ट, सेल्स के अगेंस्ट जो इनकम आ रही, जो अमाउंट आ रही है, वो है इनकम। या फिर कैपिटल और एसेट्स को यूटिलाइज करने के बाद, मैंने आपको अपना घर का रेंट, घर का पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, ये अपनी बिल्डिंग का, फैक्ट्री का एक पोर्शन आपको रेंट पे दिया है, फैक्ट्री मेरी है, और फैक्ट्री का जो एक पोर्शन है वो आपको रेंट पे दे दिया है, तो उसके अगेंस्ट जो रेंट आ रहा है वो मेरी इनकम है। तो मैंने अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ। सही है, एसेट्स और कैपिटल यूटिलाइज करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो भी मेरी इनकम है। या मैं अपने सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के बाद जो अर्न कर रहा हूँ, जो जनरेट कर रहा हूँ, वो भी मेरी रेवेन्यू, दोनों मेरे रेवेन्यू है, यानी आमदनी है। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। टी आर एम आर ए आर, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। Total revenue is the total receipts a seller can obtain from selling goods or services to buyers. Total revenue means is the total receipts, total amount a seller can obtain from selling goods or services to buyer. वो टोटल अमाउंट होती है जो सेलर जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा होता है बायर को, उसके अगेंस्ट जो अर्न कर रहा होता है वो टोटल उसका रेवेन्यू। इट कैन बी रिटर्न एज P मल्टीप्लाई Q, यानी जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाती है। आप बोले पी का मतलब क्या है, समझे 10 रुपीज़। क्यू मीन्स क्वांटिटी जो मैंने सेल की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 100 यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, तो 100 को ज़रा 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आया 1000, 1000 रुपीज़ मेरी टोटल रेवेन्यू हो गई। पी 10, क्यू 100, 10 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 1000, तो 1000 रुपीज़ मेरी क्या है टोटल, टोटल रेवेन्यू हो गई। ठीक है, विच इज द प्राइस ऑफ गुड्स मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड गुड्स। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस ऑफ गुड्स को, मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड गुड्स, जितनी गुड्स आपने सेल की है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जो अभी बताया आपको वही है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स इज द एडिशनल रेवेन्यू दैट विल बी जनरेटेड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल्स बाय 1 यूनिट। एवरी नेक्स्ट यूनिट को सेल करने के बाद, एवरी नेक्स्ट यूनिट को सेल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरी नेक्स्ट यूनिट, आपने 5 यूनिट सेल किया, आपकी रेवेन्यू उतनी थी, फिर आपने
सिक्स्थ ये यूनिट जो सेल किया आपने, छठा यूनिट सेल किया, उसके बाद जो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, 5 यूनिट सेल करने के बाद आपकी रेवेन्यू थी समझिए 1000, उसके बाद नंबर 6 यूनिट सेल करने के बाद आपकी हो गई 200 से इंक्रीज होगी, तो कितनी हो गई, 1200 रुपये हो गई, 1200 हो गई, तो 200 का जो डिफरेंस आया खिलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। फिर नंबर 7 आपने सेल की तो आपकी रेवेन्यू 200 से फिर बढ़ गई, कितनी हो गई, 1400 हो गई, तो फिर 200 का डिफरेंस आया वो कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरी नेक्स्ट यूनिट सेल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आ रही है दैट इज कॉल्ड एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है ए आर, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू यानी वो रेवेन्यू जो आप हर यूनिट को सेल करने के बाद पर यूनिट, जो पर यूनिट सेल के उस पर आपको पर यूनिट कितनी रेवेन्यू जनरेट किया आपने, वो कहलाती है टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू मीन, एवरेज रेवेन्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। आपने जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए हैं, आपने टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दिया, तो आपकी आ गई पर यूनिट रेवेन्यू आ गई। फॉर एग्जांपल आपने, आपके रेवेन्यू 1 लाख रुपीस है या 5 लाख रुपीस है, ठीक है, 5 लाख रुपीस क्या है आपकी, आपकी रेवेन्यू है, और आपने यूनिट कितने सेल कर दिए भाई, आपने 2000 यूनिट सेल किए, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू यानी 5 लाख, और उसको डिवाइड कर देंगे, 2000 यूनिट आपने सोल्ड किए, 5 लाख को 2000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 250। 250 आपकी एवरेज रेवेन्यू, यानी एक यूनिट पे आप 250 रुपए आपकी रेवेन्यू है, 250 आपकी रेवेन्यू आ रही है। क्यों, आपकी सेल्स कितनी है, आप बोल रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपीज सेल्स है, 5 लाख रुपीज आपकी सेल्स है, तो 5 लाख को आपने 2000 से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किए तो 5 लाख को 2000 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 250। 250 क्या है, 250 एवरेज रेवेन्यू आ गई, ठीक है। अच्छा मैं आपसे बोलूँ इसकी कॉस्ट कितनी थी, आप बोले सर इसकी कॉस्ट आई थी 3,80,000। अच्छा 3,80,000 था, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 2000 से, कितनी आ गई कॉस्ट, 190 उसकी कॉस्ट आ गई, यानी 3,80,000 उसकी टोटल कॉस्ट थी, 3,80,000 को हमने 2000 यूनिट से डिवाइड कर दिए, तो कितनी कॉस्ट आ गई पर यूनिट, 190। एक यूनिट की कॉस्ट 190 आ रही है, कितनी आ रही है, 190 एक यूनिट की कॉस्ट, तो बस जब ठीक है 190 आ रही है, 250 मेरी एक यूनिट पे रेवेन्यू है और 190 मेरी कॉस्ट है, तो 60 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो गया, और एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो 60 मेरा प्रॉफिट हो गया। एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एक यूनिट की, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होती है, सॉरी एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, जब आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं, टोटल यूनिट जो आपने सोल्ड किए हैं उससे डिवाइड कर दें आप, तो आ जाएगी आपकी एवरेज रेवेन्यू। ये आगे टेबल दिया हुआ है, टेबल के जरिए आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखे हुए यूनिट्स, ए आर, टी आर, एम आर, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये हम क्या करें यहाँ पे, ए आर, टी आर, एम आर, आपने समझे आपकी जो क्या कहते हैं टोटल इनकम है वो है आपकी, सॉरी पर यूनिट जो आपकी प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपये आपकी कीमत है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 10 रुपये। प्राइस बोल रहा हूँ, कॉस्ट नहीं बोला, पी उसका 10 रुपीज़ है। आपने 1 यूनिट सेल किया तो 10 1 10, टोटल रेवेन्यू देखिएगा, टी आर चेक करें बस, 10 2 आपने 2 यूनिट सेल किए, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50। ये किस तरह आया कि आपकी जो पर यूनिट आपकी प्राइस है वो है 10 रुपीज़, जितने भी यूनिट आप सेल कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, पी मल्टीप्लाई क्यू कर रहे हैं आप, सही है, क्यू समझे हो गया 5 और पी है 10, तो 10 5 50। अगर क्यू है आपका 4 यानी क्वांटिटी 4 है तो 10 प्राइस है, 10 4 40, ठीक है। इस तरह आपका जो है ये आ गई टोटल, टोटल रेवेन्यू। अच्छा एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगी, टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर दें,
टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर दें आप। जैसे कि 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 40 को 4 से डिवाइड किया 10, 50 को 5 से डिवाइड किया 10। यानी टोटल रेवेन्यू को जब आपने यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर आया 10। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू, टी आर डिवाइडेड बाय यूनिट। देखिए फॉर्मूले तीनों में एक ही है, तकरीबन एक ही है। अगर आप इसको वर्ड से देखेंगे ना, समझेंगे, तो तीनों में तकरीबन एक ही फॉर्मूले, चेंज नहीं है ज़्यादा। तो टोटल रेवेन्यू आप एवरेज निकालें, एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, बस एवरेज आ गया। ठीक है, एम आर मीन्स चेंज इन टोटल। ये देखें 10 और 20 का डिफरेंस 10, 20 30 का डिफरेंस 10, 30 40 का डिफरेंस 10, 40 50 का डिफरेंस 10। तो ये आ गई आपकी एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इस तरह आपने क्या डिस्कस कर लिया कि टोटल रेवेन्यू क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है। तो आगे चलते हैं। पहले तो नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं नॉर्मली। प्रॉफिट अभी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आ गया। इकोनॉमिक में हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉफिट मींस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो है, मगर टोटल कॉस्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट में भाई टोटल कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जब दोनों माइनस करते हैं तो आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, फिर एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए आपने पेमेंट की होती है। आपने एक्सप्लिसिट की पेमेंट की है, इम्प्लिसिट की तो आपने पेमेंट नहीं की हुई। समझ रहे हैं, आपने किसकी पेमेंट की है, एक्सप्लिसिट की। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से, सॉरी, अकाउंटिंग प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल जो रेवेन्यू है, आप क्या है भाई, डॉक्टर हैं, डॉक्टर के टोटल रेवेन्यू, उसकी फीसेस हो गई, फीस हो गई उसकी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब उसकी फीस जो है उसकी टोटल रेवेन्यू हो गई। ठीक है, अब उसमें से माइनस कर देगा वो एक्सपेंसेस। क्या पे करेगा डॉक्टर, डॉक्टर साहब जो है वो समझो क्लिनिक है उनका, तो रेंट पे करेंगे, रेंट के अलावा यूटिलिटीज के बिल पे करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करेंगे। ठीक है, ये तो छोटे छोटे चीजें हो गई ना, और इसके अलावा स्टेशनरी आएगी, जो भी ऑफिस, जो भी एक्सपेंस आएगा वो पे करेंगे। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू में से। जब टोटल एक्सपेंसेस माइनस होंगे यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस होगी, तो ये कहलाएगा आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, सर्विस, जो आपका बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है ना, सर्विस प्रोवाइड करें डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है, 3 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। बिजनेस की टाइप्स भी 3 होती हैं। बिजनेस टाइप्स में क्या आता है, फर्स्ट होती है आपकी मर्चेंडाइजिंग, फिर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड सर्विसेज। ये कहलाती है बिजनेस की टाइप्स, ये काइंड्स ऑफ बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बिजनेस के काइंड समझे। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस भी 3 होती हैं, जिसमें आपका आता है, आपका क्या कहते हैं, भाई ये डॉक्टर साहब बिजनेस कैसे करें, अकेले करें, तो सोल ऑनर है इसकी, सोल ऑनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं इसको। सोल ऑनर है यानी अकेले ऑनर है, तो कहलाएगा सोल ऑनरशिप। ये कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। हाउ टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस, बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अकेले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सोल ऑनरशिप, मैं और आप मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, और एक बड़ा बिजनेस है आपका, कंपनी खोल के बैठे हैं तो कहलाएगी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी 3 है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं करें अभी हम। ठीक है, तो 3 बिजनेस की काइंड्स भी 3 हो गए और ऑर्गेनाइजेशन भी 3 हो गई। अच्छा, डॉक्टर साहब की जो टोटल, डॉक्टर साहब का बिजनेस कौन सा है, सर्विस का बिजनेस है, और अकेले कर रहे हैं तो सोल ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ऑर्गेनाइजर है।
ठीक है, सोल ऑनरशिप का बिजनेस कराएगा वो। उनकी टोटल अमाउंट जो आ रही है फीस की मद में वो कहलाएगी टोटल रेवेन्यू, और उनके टोटल एक्सपेंसेस जो वो पे कर रहे हैं वो कहलाएंगे टोटल एक्सपेंसेस या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसलिए कि वो पे कर रहे हैं उसके लिए। टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, वो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट वर्सेस अकाउंटेंट्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, किस तरह सोचते हैं। इकोनॉमिस्ट वर्सेस अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट इंक्लूड ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन एनालाइजिंग अ फर्म। इकोनॉमिस्ट जो है जब किसी फर्म की रेवेन्यू को या फर्म का एनालिसिस कर रहा होता है तो उसमें ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड करता है, तमाम कॉस्ट इंक्लूड कर रहा होता है वो। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड करता है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड कर रहा होता है। देखिए ये है हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यूज अ फर्म, किस तरह से फर्म का व्यू कर रहा होता है। समझिए टोटल फर्म की टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल रेवेन्यू है। और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इकोनॉमिस्ट जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी देख रहा है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, दोनों को ऐड कर रहा है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वो बोल रहा होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बोलता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को जब रेवेन्यू से माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ये कहलाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप दोनों ले रहे होते हैं। ठीक है, दोनों कॉस्ट ले रहे होते हैं, वो जो आपने एक्सप्लिसिट, वो जो आपने बाहर बाहर पे किए हैं, वो जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो आपने अखराजात किए हैं, ठीक है, वो तमाम एक्सपेंसेस इसके अंदर आ गए। इसके अलावा इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ रही होती है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब आप टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो क्या आती है फिर आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, यानी आपने टोटल रेवेन्यू में से इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दिया तो क्या क्या आ गया आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ एन अकाउंटेंट व्यूज अ फर्म। अकाउंटेंट कैसे सोचता है फर्म के बारे में। अकाउंटेंट बोला है, अकाउंटेंट क्या बोला है देखें जरा, वेयर एज अकाउंटेंट्स मेजर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट देयर फोर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटेंट्स कहता है कि आप टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करें बस, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस का ये आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट। यही वजह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका, और अकाउंटिंग प्रॉफिट में जस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ये वजह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक कॉस्ट होती है तो रेवेन्यू ज़्यादा है, इकोनॉमिक प्रॉफिट में दो कॉस्ट होती हैं तो उसकी रेवेन्यू कम होती है। ठीक है, तो ये एनालिसिस था कि हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यूज अ फर्म एंड हाउ एन अकाउंटेंट व्यूज अ फर्म, किस तरह उसको व्यू कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये देखिए ये हमने क्या किया है, ये आपके सामने टोटल जो है जितने भी फार्मूलाज हमने पढ़े थे ये हमने उसको यहाँ पर थोड़ा सा और उसको समराइज कर दिया है। आप पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आगे मैं अगर आपको ग्राफ का भी आप दूंगा काम करने के लिए तो आप क्या करेंगे, इन फार्मूलाज के बेस पर आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको एक मरतबा देख भी लें सही सी जरा।
अच्छा भी क्या है इसमें, हमने जैसे बताया को समराइज कर दिया इसके अंदर तमाम फार्मूलाज को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड एन आउटले ऑफ मनी बाय फर्म, फर्म जो पे कर रही है वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म, जिसमें मनी को फर्म कुछ भी पे नहीं कर रही होती है बाहर, वो कहलाती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, फिक्स कॉस्ट जो कि वेरी नहीं होती है, जितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपने प्रोड्यूस की है उसकी बेस पे ये वेरी नहीं होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जैसे जैसे आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होती रहेगी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है। Total cost, the market value of all the input that a firm uses in production. Total cost means fixed cost और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से तो कहलाती है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आप वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जब आप इस तरह करते हैं तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट है एम सी, marginal cost means the increase in the total cost that arises from an extra unit of production। इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, जब आप टोटल कॉस्ट को जो इंक्रीज हो रही होती है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के की वजह से जो आपकी टोटल कॉस्ट जो चेंज होती है वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ये इसमें तमाम जो फार्मूलाज है मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आपने करना क्या है वो आपको बताते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ये मीटिंग जो है अभी एंड होने वाली है, 1 मिनट से भी कम टाइम है, और इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे अभी क्या करना है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं आपके जब तक कि वेयर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसमें नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बता दिया ऐसे ही। ठीक है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो इसमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। जैसे कि मीटर रेंट की बात की मैंने, वो उसमें मेंशन नहीं किया। सर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट परचेज तो नहीं किया ना, तो कुछ अमाउंट लगी तो उसे इकोनॉमिक में माइनस क्यों करते हैं। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं, अकाउंटिंग में नहीं करते हम माइनस। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोनों कॉस्ट माइनस करनी होती है। पहले तो आपने जो पे कर दी है वो भी, और अगर आपने जो